नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि अपने जानवरों के साथ यहाँ वहाँ घूमने वाले चरवाहे बस बीते हुए कल की बात हैं, एक पिछड़ी हुई जीवन शैली। लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे इन समुदायों ने आधुनिक दुनिया और उसकी तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया है। एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या ये चरवाहे वाकई इतिहास के पन्नों में खो जाने वाली कोई धुंधली गूंज भर हैं? जब हम विकास या प्रगति की बात करते हैं तो मौसम के हिसाब से भटकना क्या थोड़ा पुराना और आउटडेटेड नहीं लगता? लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चरवाहे आखिर हैं कौन। ये वो लोग हैं जो एक जगह टिक कर रहने के बजाय मौसम के मिजाज के हिसाब से अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, उनका ये घूमना कोई बेवजह का भटकाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बेहद रणनीतिक जीवन शैली है। ये महज भटकना नहीं, प्रकृति के चक्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की एक अद्भुत कला है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे भारत के चरवाहा समुदायों से, फिर जानेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत की पाबंदियों ने उन पर क्या असर डाला। इसके बाद हम सीधा अफ्रीका के मासाई चरवाहों का रुख करेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज की आधुनिक दुनिया में उनका वजूद किस तरह कायम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से। यहाँ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम और जमीन के हिसाब से चरवाहा जीवन के कितने दिलचस्प और अलग रूप देखने को मिलते हैं, ये समझना वाकई शानदार है। जरा पहाड़ों की तरफ चलें। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल और हिमाचल के गद्दी समुदायों को ही ले लीजिए। ये लोग मौसम और पहाड़ों की ऊंचाई के साथ क्या गजब का तालमेल बिठाते हैं। सर्दियां आते ही ये नीचे आ जाते हैं और गर्मियां शुरू होते ही अपने जानवरों के साथ ऊंचे पहाड़ों यानी बुग्यालों की तरफ निकल पड़ते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पीछे छूटे हुए चरागाहों को दोबारा पनपने का पूरा मौका मिल जाता है ना कमाल का तरीका। 1850 के दशक का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन इस बात को बिल्कुल जीवंत कर देता है। उसमें बताया गया था कि कैसे गर्मियों में ये गुज्जर बकरवाल अपने जानवरों को लेकर ऊपरी इलाकों में चले जाते थे। और जानते हैं क्यों? महज शौक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उनके जानवरों को मैदानी इलाकों की जहरीली मक्खियों और कीड़ों से बचाया जा सके और उन्हें खाने के लिए ताज़ी हरी घास मिल सके। ये उनके लिए सर्वाइवल का सवाल था। और ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र के पठारों पर रहने वाले धंगर समुदाय या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदायों को देखें तो उनकी पूरी जिंदगी का चक्र मौसम और खेती पर निर्भर था। बारिश के मौसम में एक जगह और फसल कटने के बाद दूसरी जगह। ये कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि उनका एक बिल्कुल पक्का और सेट कैलेंडर था। अब जरा राजस्थान के रेतीले और सूखे इलाकों के बारे में सोचिए। वहां रहने वाले राय का समुदाय ने तो अपना पूरा जीवन ही पानी और घास की तलाश के इर्द गिर्द बुन लिया है। बारिश में वे अपने गांव में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है और घास सूखने लगती है, वे नए इलाकों की तलाश में निकल पड़ते हैं। यानी भारत के हर कोने में मौसम ही उनके जीवन की दिशा तय करता था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आइए देखते हैं कि जब भारत में अंग्रेजी राज आया और उन्होंने अपने कड़े नियम थोपने शुरू किए, तो कैसे ये पूरी आज़ाद जीवन शैली एक गहरे संकट में फंस गई। 1860 के दशक से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक का समय इन समुदायों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्रशासनिक लालच ने एक ऐसा जाल बुना जिसने उनकी सदियों पुरानी आज़ादी को कुचल कर रख दिया। एक के बाद एक नए वन कानून आए, तरह तरह के टैक्स लगे और धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया सिमटती चली गई। जरा सोचिए, अंग्रेजों ने अचानक जंगलों को आरक्षित और संरक्षित घोषित कर दिया। चरवाहों का जंगलों में जाना ही बैन हो गया। उनके पारंपरिक अधिकार रातों रात छीन लिए गए। और तो और जो चरागाह थे, अंग्रेजों ने उन्हें बेकार या पड़ती जमीन मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे कोई कमाई नहीं हो रही थी। इसलिए उन जमीनों पर जबरदस्ती खेती शुरू करवा दी गई ताकि वे कपास और गेहूं जैसी फसलें उगाकर अपना खजाना भर सकें। बात सिर्फ जमीन छीनने तक ही सीमित नहीं थी। 1871 में एक ऐसा कानून आया जो वाकई चौंकाने वाला है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अंग्रेजों को इन चरवाहों के एक जगह टिक कर न रहने पर बड़ा शक होता था, और इसका नतीजा, उन्होंने पूरे के पूरे चरवाहा समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया।
इसके अलावा उन पर चराई टैक्स भी लगा दिया गया, यानी महज जिंदा रहने और अपने जानवरों को चराने के लिए भी अब उन्हें भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। अब चलिए अपने नजरिए को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, ये एक ग्लोबल कहानी थी, एक वैश्विक त्रासदी। आइए अफ्रीका चलते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है, और वहां का मसाई समुदाय औपनिवेशिक लालच का एक बहुत बड़ा शिकार बना। अंग्रेजों की जो नीतियां भारत में कहर बरपा रही थीं, अफ्रीका में भी उनका असर उतना ही खौफनाक था। जरा इस तस्वीर को दिमाग में लाइए। 1885 से पहले मसाई लोगों का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के दूर दूर तक फैले घास के मैदानों तक था। लेकिन फिर नक्शे पर एक मनमानी लकीर खींच दी गई, उनके इलाके को आधा आधा बांट दिया गया, और जो सबसे बेहतरीन चरागाह थे वो गोरे आबादकारों ने अपने कब्जे में ले लिए। मसाई लोगों को सूखे और बंजर इलाकों में धकेल दिया गया। इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। सूखे इलाकों में सिमट जाने की वजह से जब भी सूखा पड़ता तो उनके जानवर बड़ी तादाद में मरने लगे। उनका पूरा का पूरा पारंपरिक समाज बिखर गया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को मुखिया बना दिया, जिससे मसाई समाज के अंदर ही अमीर और गरीब की एक ऐसी खाई बन गई जो पहले कभी नहीं थी। इतने जुल्म, इतनी पाबंदियां और इतनी तबाही के बावजूद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं कि इन समुदायों ने आज की आधुनिक दुनिया में खुद को कैसे बचाया और कैसे सरवाइव किया। जीवित रहने के लिए उन्होंने गजब की समझदारी दिखाई। जब चरागाह कम पड़ने लगे तो उन्होंने अपने जानवरों के झुंड को छोटा कर लिया। उन्होंने आवाजाही के बिल्कुल नए रास्ते ढूंढ निकाले, जैसे कि राजस्थान के रायका समुदाय ने अब हरियाणा के खेतों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और तो और कई लोगों ने अपनी सदियों पुरानी परंपराएं छोड़कर खेती या व्यापार का रुख कर लिया, बस इसलिए ताकि उनका समुदाय खत्म ना हो। हालांकि ये बदलाव सबके लिए एक जैसा नहीं था। जिन चरवाहों के पास पैसा था उन्होंने जमीनें खरीद लीं और वो सफलतापूर्वक खेती या व्यापार में सेटल हो गए। लेकिन जो गरीब थे उन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने जानवर तक बेचने पड़े, और आखिरकार उन्हें खेतों या शहरों में दिहाई मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। और अब सबसे बड़ी विडंबना सुनिए। जिन अंग्रेजों ने इस जीवन शैली को पिछड़ा और अपराधी मानकर खत्म करने की कोशिश की, आज के आधुनिक अर्थशास्त्री और पर्यावरण वैज्ञानिक उसी जीवन शैली को सलाम करते हैं। उनका मानना है कि पहाड़ों और सूखे इलाकों में जीवन जीने का सबसे प्रैक्टिकल और पर्यावरण के अनुकूल तरीका आज भी यही चरवाही जीवन ही है। तो यहां आकर हमें रुककर सोचना पड़ता है, अगर चरवाहों की ये पुरानी जीवन शैली ही असल में पर्यावरण को बचाने की सही चाबी है, तो क्या आधुनिक समाज ने बीते हुए कल के बारे में और भी बहुत कुछ गलत समझ रखा है? प्रगति का हमारा पैमाना आखिर क्या है? मैं इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं कि क्या वो बातें जिन्हें हम अक्सर पिछड़ा समझते हैं, वही हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने का रास्ता हो सकती हैं? इस प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।